हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसे कैसे चल रही है आपकी तैयारी एग्ज़ाम्स की। देखिए, इस वक्त मैं रिवीजन करने जा रही हूँ। ये रुक्मणी जो पब्लिकेशन है, इसकी ये बुक है हमारे पास सीटेट की। और इसको मैंने मंगवाई थी। ये 2021 और 22 के कुछ क्वेश्चन बैंक थे इसमें। तो इसके डिस्कशन का जो कॉलम है, इसमें जो डिस्कशंस हैं उसको हम रिवाइज़ करेंगे 2 4 10 जितना हो सके। और चूँकि वो पेपर के क्वेश्चंस आ चुके हैं और वो सोल्व पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसके डिस्कशंस को। चूँकि वो सटीक और सही हैं तो आसानी होगी हमें समझने में, और अगर उससे कोई और भी ऑब्जेक्टिव बनेगा तो हम उसको भी कर पाएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो ये केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हमारी होने वाली है, तो पेपर 1 की के लिए है ये, 1 to 5 के लिए। तो आप चाहें तो रुक्मणी के प्रकाशन की बुक भी मंगवा सकते हैं। आप को बिल्कुल आज़ादी है, और अपने पढ़ने के लिए हमें जहाँ से सुविधा मिले, जैसे मिले, हमें बस पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोग जो है वो बीपीएससी सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है हमारे सभी दोस्तों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं जो भी पढ़ूँ वो आप लोगों को अपडेट करूँ। ये बुक मैंने तो मंगवाई थी वहाँ हमारे यहाँ जो बुक स्टॉल है वहाँ से हमने मंगवाई थी। आप चाहें तो ये बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए आप जो है वो रुक्मणी के ऐप्स पर भी जा सकते हैं। रुक्मणी का वो जो ऐप है, आप उसको वो है www.booksready.in इसकी वेबसाइट है। तो आप नोट कर सकते हैं www.booksready.in पर आप रुक्मणी प्रकाशन पे जाकर के रुक्मणी प्रकाशन भी आप लिख सकते हैं, तो आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। और ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो रुक्मणी जो प्रकाशन की किताब होती है वो काफ़ी अच्छी होती है सीटेट की रिविजन्स के लिए। प्रैक्टिस सेट है ये। तो हमने जो डिस्कशंस के लिए जो निकाला है वो हैं कुछ क्वेश्चंस, तो हम इसके डिस्कशंस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, निम्न विकल्पों में से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय और एकाआयामी होता है, हमको जानना है। जबकि विकास के बारे में यह सत्य है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर तथा केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बाल विकास का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। और इसमें आते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वो विकास के गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत में बालकों का विकास सिर से पैर तक होता है, हेड टू टो। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत बालकों के विकास के सिर से पैर तक लागू होता है। बालक के शारीरिक विकास में मस्तिष्क और शरीर में वृद्धि और परिवर्तन शामिल है, जिसमें इंद्रिय अंग ज्ञात्मक और कौशल स्वास्थ्य आदि शामिल होता है। वह विकास जो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे ही हम समीपोदूरस्थ विकास कहते हैं। वह विकास जो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समीपोदूरस्थ विकास कहते हैं। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। शुरुआत से सबसे पहले बालक सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात चलना सीखता है। इसे ही विकास के शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं, जो गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। प्रारंभिक बाल अवस्था भाषा विकास में अति महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ भाषा विस्तार होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। प्रारंभिक बाल अवस्था भाषा विकास में अति महत्वपूर्ण अवस्था है माना जाता है। इस अवस्था में आयु के साथ साथ बालक के सीखने की गति में वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ भाषा विस्तार होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रिया सीख लेता है।
प्रारंभिक बालावस्था में बालकों को वस्तु को देखकर उसका प्रत्यय ज्ञान हो जाता है तथा अपने आस पड़ोस तथा घर समुदाय में बच्चे सुनकर भाषा सीख लेते हैं। और परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारंभिक समाजीकरण। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं, आरंभिक समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चा जब भी इस संसार में आता है तब वह कोरे कागज की तरह होता है, फिर धीरे धीरे जैसे वह बड़ा होने लगता है अपने आसपास के साधनों द्वारा प्रभावित होने लगता है तथा निरंतर वह आदर्शों मूल्यों को सीखता है। इन आदर्शों व मूल्यों को वह अपने समाज, परिवार, साथी, स्कूल, शिक्षक से सीखता है। इसे ही प्रारंभिक समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के कुछ सक्रिय कारक होते हैं जैसे परिवार, आस पड़ोस, स्कूल, मित्रगण आदि, जबकि कुछ निष्क्रिय कारक भी होते हैं जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि। और लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण में क्या होता है? नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। पारंपरिक चरण या परंपरागत स्तर के बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में अंतर्कृत करते हैं। उनको मानकों के सही गलत की पहचान जो है वो नहीं होती है, उसका निर्णय करते हैं तथा उसे अपनी सहमति बनाते हैं तथा अपनी आवश्यकता के साथ दूसरों की आवश्यकता पर भी ध्यान रखते हैं। ये अगला पॉइंट देखते हैं। इस स्तर के बालकों में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इसमें क्या बता रहा है कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बोला कि पारंपरिक चरण या परंपरागत स्तर के बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में अंतर्कृत कर लेते हैं और उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस स्तर पर बालकों में नैतिक चिंतन की शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। बालक समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करने लगता है तथा समाज का अनुमोदन पाना चाहता है। वे स्वयं को उत्तम लड़का, अच्छी लड़की कहलाना पसंद करता है, गुड बॉय और गुड गर्ल्स बनना पसंद करते हैं। प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना आत्मसात्करण इसे कहा जाता है। क्या होता है आत्मसात्करण? प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना आत्मसात्करण कहलाता है। हम सिर्फ डिस्कशन टॉपिक को टच कर रहे हैं, क्वेश्चंस खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर भी हम कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना आत्मसात्करण कहते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 पदों का उपयोग किया, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा गया है, आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन और समंजन यानी एकोमोडेशन। अब आते हैं इस टॉपिक पे, ये क्वेश्चंस का डिस्कशन है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। अतः मीना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक विकास की अवस्था में है।
मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। अतः मीना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था में है। दीन प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों में 2 से 7 वर्ष तक माना है। इस अवस्था में बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तथा उनका प्रयोग भी करते हैं। बालक आवाज सुनकर वस्तु का पता लगा पाते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक अवस्था क्या क्या है, आइए देखते हैं। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 0 to 7 वर्ष 2 से 7 साल। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट 7 से 12 वर्ष 7 to 12 years। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्टेज ऑफ इनफॉर्मल ऑपरेशन 12 years 12 वर्ष से ऊपर। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कितनी टाइम के लिए होती है, वो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल जिसको बोलते हैं ऑपरेशन 12 से ऊपर 12 वर्ष से अधिक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं जिसको। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया था। तो ये क्या है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति के में संपन्न होती है जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के साथ अर्थात जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य करते हैं अलग से उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को क्या वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। मतलब कि जो बच्चों में के अनुसार वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होती है जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां वे बिना किसी की मदद से स्वयं कार्य करते हैं से अलग उनके भव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास करता है। उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने का जो प्रयास होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होती है, जो अंतर होती है, उसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। दिए गए विकल्पों में कथन 3 जो है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत में को सही मायने को दर्शाता है। अच्छा, क्वेश्चन का डिस्कशन है ये। लेव वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व सांस्कृतिक पर आधारित बल डाला है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोस्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा को वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं और तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिकाओं को भी स्वीकारते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का एक उदाहरण है। और प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इस बात पर समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बालक को वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित है। और जेंडर से जो क्वेश्चन आते हैं उसका ये डिस्कशन है। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में निम्न विधि का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। कभी भी बालकों को अगर हम अलग अलग क्लास में बैठाएंगे तो उनसे क्या होगा, उनको जेंडर डिफरेंसेस उनके अंदर आएगी, जिसे हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता हीन भावना होती है। एक बच्चे समझेंगे कि वो लड़का है और ये लड़की है, इसलिए हमें अलग अलग बैठाया गया है। ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए बच्चों में।
शिक्षक को या विद्यालय प्रबंधन को किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार जहाँ वह लैंगिक रूढ़िवादिता हो यह पूर्वग्रह से बचना चाहिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। पूछे गए जो हमारे जो क्वेश्चन है उसके डिस्कशन में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछे गए प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक को पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। एक और क्वेश्चन का ये डिस्कशन है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन मस्तिष्क के मूल्य हैं। ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना भाषिक बुद्धि के मूल्य हैं। सचेतना जो है वो क्या होगी, सचेतना क्या है, भाषिक बुद्धि के मूल्य है। भाषाई बुद्धि के प्रकारों में वाक्य तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित है। और एक सामाजिक संरचना कक्षा में आकलन विधि का सहयोग प्रायोजित कार्य सबसे अधिक उपयुक्त होता है। और परियोजना छात्रों के अधिगम के मूल्यों के लिए प्रभावी मूल्यांकन उपकरण हो सकती है। संरचनावाद इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, ना कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। सतत का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षार्थियों को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को जहाँ तक हो सके खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को कभी हैरस नहीं करना चाहिए, उनको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फरिश्ते होते हैं वो तो उनको तकलीफ़ दे के हम कहाँ खुश रह पाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम एज ए टीचर हैं वहाँ पर भी बच्चों की जो भावना है उनको ठेस ना पहुँचे। अब हम यहाँ आते हैं, ये डिस्कशन है CDP का। ये हम आपको बता दें, ये जो है एग्ज़ाम जो हुआ था, सोल पेपर जो था 2020 के दिसंबर 2021 का ये, तो उसके ये जो डिस्कशन जो पोर्शन है क्वेश्चंस के, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं डायरेक्टली। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना समावेश का नियम है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में समान विद्यार्थी के साथ विशिष्ट बालक या व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बालक का एक साथ शिक्षा व्यवस्था किया जाता है और जिससे असमर्थ बालकों को भी सर्वांगीण विकास हो सके। समावेशी शिक्षा में बालकों में आपसी सूझबूझ का विकास होता है। बालक एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और इससे समायोजन में भी मदद मिलती है। एक बच्चा को आंशिक रूप में देख सकता है, उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियम स्कूल में जाना चाहिए। और ये एक चिंतन का है डिस्कशन। एक स्वर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना समावेशी दृष्टिकोण से अनुरूप विधि नहीं है। ऐसे छात्रों को सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना चाहिए। बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्म में कार्य करने की अनुमति देना तथा सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेनी चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये इस क्वेश्चन को क्विट करके आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए उल्लेखनीय साधनों का प्रयोग संकल्पना मानचित्र कहलाता है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है।
और आगे देखते हैं। एक बार हम इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखा देंगे। अभी हम इसके अगर डिस्कशन कर लेंगे, तो अगर हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण हो गया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया था। इनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। और एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, कम से कम 30 तो होने चाहिए। अभिप्रेरणा के स्वाभाविक प्रेरक हैं खेल, अनुकरण, सुझाव, सुख। कृत्रिम प्रेरक हैं प्रशंसा, पुरस्कार, सामूहिक कार्य आदि। और कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने की नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करती है। छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता करता है यदि छात्रों को अधिगम की प्रभावशाली और अर्थपूर्ण विधियां सीखना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना तथा छात्रों की अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। और रचिता एक गणित अध्यापिका है। उसके छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उनका उद्देश्य है त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संप्रतीय समझ पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संप्रतीय वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों को सुधारने पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100% नामांकन अनुपात करना है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षण और मातृभाषा को कक्षा 8 और उसके आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देनी आदि। अब आइए देखते हैं। बच्चे जब कार्य और क्रियाकलापों में भाग लेते हैं तब वे सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से चीज़ों को बनाने और करने में, प्रयोग द्वारा पढ़ने, पूछने, स्वयं को भाषण करके सीखते हैं। और लेकिन इन सब में से बच्चे तब सबसे अधिक प्रभावशाली अधिगम कर पाते हैं जब वे खुद से किसी क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। और प्रारंभिक वर्षों में सीखने के 3 घटक हैं: खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। छात्रों को ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तीसरा जो है 30 क्वेश्चन, ये लास्ट है इस CDP का, इस पेपर का। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, उन्हें अपने अधिगम को स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है। अन्वेषित अधिगम विधि में बच्चे निरीक्षण करते हैं और नकल करते हैं और पुनः वे देखते हैं कि उसी के अनुसार करने, सीखने, समझते हैं। तो ये हो गई आपकी सीटेट की कुछ डिस्कशन। जो क्वेश्चन आए थे 2020 में इसका ये डिस्कशन था। और हम कोशिश करेंगे कल इसके क्वेश्चन को टच करेंगे, तब हमें देखना होगा कि हमें कितना कुछ याद था और हमने कितना इसको सही किया है। अब आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये है आपका BPSC सुपर टेट के GS का ये करंट अफेयर्स है। ये एड्यूट एरिया का है। तो आइए इससे कुछ क्वेश्चन से बहस कर लिया जाए। ये देखिए, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किया है, वो है राशिद हुसैन। और सेकंड है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 13.8%। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार में किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? गया एयरपोर्ट। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया जाएगा? यह है 5वां स्थान। और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पटना में। UPSC 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? कटिहार के।
ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको हम लोगों को रेगुलर अपने दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन से जो टॉपर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। और बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण कहाँ? पटना में। और विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया था? वो है पूर्णिया में। तो ये आपने जो देखा, ये जाना, और आगे देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में, हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में तो जीएस में घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। जीएस के का कोई अंत नहीं होता है, जीएस कहीं से भी आपको दे सकते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था? जितेंद्र कुमार को। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 17%। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? 24 अगस्त 2021 को। और पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदर्शनी झांकियों में से प्रथम किसे मिला था? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला था। और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उदयकांत मिश्र को। बिहार के किस जिले में स्थित जिले डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान पीएम दिशा के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? बांका। यहाँ जो है वो डिजिटल जो है प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं यहाँ के कैदियों को। और बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। तो आज हमने ये जो क्वेश्चन किए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये 15 क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम्स में इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर टच करने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम कुछ और रिवाइज़ कर लेते हैं। और सीटेट की बुक से सीबी जो है ईवीएस का एक टॉपिक है वो है पेंटिंग। तो हमने आज सोचा कि कुछ जो है 1 to 5 का ये मेरे पास बुक है। पहले भी मैं इसे रिवीजन कर चुकी हूँ और ये बाइलिंगुअल बुक है, पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस। ये हैं आपके लोकेश भारद्वाज सर और इनकी बुक से हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने डांस को कल्चरल डांस से कथक लिया था और आज हम लेते हैं पेंटिंग। तो आइए पेंटिंग के एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं। और पेंटिंग के टॉपिक में हम आते हैं कुछ राज्यों की प्रसिद्ध चित्रकलाएं। तो पहला पेंटिंग है ये गोंड चित्रकला। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गोंड जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाने वाली प्रसिद्ध चित्रकला है। जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से अपने घरों की दीवारों को त्योहारों जैसा करवा चौथ, दिवाली, अष्टमी, नाग पंचमी के समय अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, भगवान की तस्वीरों को चित्र के रूप में सजाते थे। इस तरह गोंड चित्रकला के त्योहार और धर्म रीति रिवाजों की झलक तथा प्रकृति के साथ लोगों के प्यार की झलक दिखाई देती है। इसके लिए प्राकृतिक रंग, चारकोल रंग, मिट्टी, पौधों के रस, पत्तियों और गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। चित्रकला में पूरा चित्र छोटी छोटी बिंदुओं, डॉट और रेखा लाइन से बनाया जाता है। तो आप जब कहीं भी इस पेंटिंग को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी पेंटिंग है। ये है आपकी गोंड पेंटिंग। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सी पेंटिंग है? ये गोंड पेंटिंग है। ये गोंड पेंटिंग। अब आते हैं पट चित्रकला। ये क्या है? हजारों सालों में भी ज़्यादा पुरानी पटचित्र जो है वो ओडिशा की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है। यह नाम संस्कृत शब्द पट जिसका से लिया गया है। कैनवास और चित्र जिसका अर्थ है पिक्चर। ओके, पिक्चर से आए हैं। और यह अपने रंगों, डिजाइनों, आकर्षक विषय वस्तु, पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती हैं। पट
चित्र, पट्टा चित्र में भगवान जगन्नाथ और कृष्ण के बाल रूप की शक्तियों को चित्रित किया जाता है। तो ये हमने कितनी अच्छी पेंटिंग के बारे में हमने जानकारी ली जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और एक और कुछ खास पेंटिंग देख लेते हैं जो भी एग्जाम्स में आए थे हमारे सीटेट में। देखिए ये है आपकी कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। ये है आपकी, पहले तो इसको आप देख लीजिए। ये चित्रकला अगर ये कलरफुल होती तो और अच्छी लगती, लेकिन इस बुक में तो ब्लैक एंड वाइट ही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कलमकारी चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की चित्रकला है। हमें याद रखना होगा कि कलमकारी चित्रकला कहाँ की है, चित्रकला फेमस है। ये है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की ये चित्रकला है। और कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक में छपाई की जाती है। छपाई से बनती है ये। एक सेकंड, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये है इस टाइप की पेंटिंग है। ये ऐसी दिखती है। ये तो कहीं भी दिखेगी तो ये आपको ऐसे ही दिखेगी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कलमकारी का प्रयोग कैनवास पर चित्र बनाने तथा सिल्क के कपड़ों पर पेंटिंग बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। अच्छा, ईरान में भी इस कला को यूज़ किया जाता है। कलमकारी चित्रकला की जड़ें उन कहानियों में से हैं जो संगीतकार और चित्रकार एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर हिंदू पौराणिक कहानियों को कहते थे और उन्हें कैनवास पर चित्र के रूप में आकार देते थे। तो ये है आपकी कलमकारी चित्रकला जो काफ़ी ख़ास है। और इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ये भी जान लेना चाहिए। शायद इससे हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो ईवीएस में क्वेश्चंस तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कैनवास के लिए सबसे पहले कपड़े को दूध में भिगोकर धूप में सूखने दिया जाता है। इसके बाद उस पर लाल, काली, भूरी और बैंगनी रंग की बॉर्डर बनाई जाती है। इसके बाद उसे नीले तथा जामुनी रंग का कलर चढ़ाया जाता है। नीले रंग को छोड़कर बाकी कपड़ों को मोम से कवर किया जाता है। इसके बाद इस पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए कलाकार बांस या खजूर की लकड़ी का ब्रश या पेन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कलमकारी की कला के रूप में स्थान हैदराबाद राज्य में गोलकुंडा सल्तनत में प्राप्त हुआ और मुगलों के शासनकाल में इसे ज़्यादा फलने फूलने का मौका मिला। तो हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि हैदराबाद राज्य में गोलकुंडा सल्तनत में हमें ये कलमकारी की जो कला थी वो प्राप्त हुई थी। और महाभारत की कहानियों के साथ ही अब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनके समय के चित्र भी ज़्यादातर बनाए जाते हैं। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश के कई परिवारों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाई जा रही है और इसके उनके आय का प्रमुख जो है ये क्या है, साधन है। ये समझ में आया इसकी जो वैल्यू हमें समझ में आई कि कलमकारी जो है इतनी फेमस क्यों है और ये हैदराबाद की ख़ास पेंटिंग है। तो हमने आज जाना ये कलमकारी को और कल हम कोई और पेंटिंग लेकर हाजिर हो जाएंगे रिवीजन के लिए। तो इतनी रिवीजन तो हमने कर ली है आज के लिए। अभी के लिए इतनी रिवीजन्स काफ़ी है और फिर मिलते हैं रात में या शाम में, जब कभी भी मैं फ्री रहूँगी मैं रिवीजन करूँगी। और फिर बाकी आप दिन भर अपनी रिवीजन्स को कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। सुपर टेट बिहार सुपर टेट के लिए जो अभी टीचर्स के लिए एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 और 11, 12 सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको जिस चीज़ के लिए भी फॉर्म भरना है जम के पढ़ाई कीजिए। टाइम बहुत कम है और मत सोचिए कि कहाँ क्या नोटिफिकेशन आ रहा है क्या हो रहा है। फॉर्म भर दिया है तो आपको एकदम से लग जाना है, नहीं भरा है तो भर दीजिए फॉर्म और लग जाइए अपनी तैयारी में। तो बेस्ट ऑफ लक हमारे सभी दोस्तों को। और बाकी जो पेंटिंग्स हैं उनको हम कल करके कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी है तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा जब हम पढ़ें तो अच्छे से डिटेल में पढ़ें। हमारे पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो हम इसको
सोल्व करने में पीछे ना रहें और आगे आगे करके हम इसको पूरा इसका जो ईवीएस का जो डिटेल, इसलिए मैंने ये बुक मंगाई है कि ऑब्जेक्टिव्स जब होती है तो पता नहीं चल पाता कि आखिर इसका एंड कहाँ पे है, ये कहाँ से आ रही है। तो अगर हम इस बुक से पढ़ेंगे तो हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून अगेन, टेक केयर, बाय बाय।